यूक्रेन वॉर को लेकर इंडिया ने जो पोजीशन ली हुई है उसकी वजह से वेस्टर्न ब्लॉक काफी परेशान है। कहते हैं कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी एक क्रिएट की हुई है। जहां तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात है, वी हैव टेकन द स्टैंड बेस्ड ऑन टू थिंग्स, बेसिकली ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, दैट इज नंबर वन, एंड सेकेंडली बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। अब नेचुरली कोई भी जो कंट्री होगा वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का लुक आफ्टर करेगा। इंडिया की रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है दो चीजों के लिए, एमनिशन वेपन्स 60 to 65%, और दूसरी बात ऑयल। अगर हमें ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से लेना पड़ता है तो ऑब्वियसली 130 करोड़ की पॉपुलेशन को सस्टेन करना विदाउट इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, बिकॉज ऑयल ही हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है। तो रसिया अगर सस्ते दामों पे ऑयल इंडिया को दे रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाई है, तो इंडिया के पास कोई भी चॉइस नहीं है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखने के अलावा। दूसरी बात, हथियारों और एम्यूनिशन की जहां तक बात है, इट विल टेक सम टाइम फॉर इंडिया to reduce its dependence on Russia. It will take some time, it will take certainly years. And we have got a confrontation posture in Ladakh with China. So obviously, India will be very, very careful about antagonizing Russia. That is our national interest. अगर कोई हमारी ये बात नहीं समझता, हमारे इंटरेस्ट को नहीं समझता या अप्रिशिएट नहीं करता, तो उस हालत में हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। एंड इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दीज अकाउंट्स। अब एक तीसरा फैक्टर और भी है जहां पे हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर आ जाती है, वो ये कि जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस इन्वेस्टमेंट को फोरगो इतनी आसानी से कर सकें। अब जहां तक वेस्टर्न ब्लॉक की बात है, उनकी भी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर थी, और वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि इस डिपेंडेंस को बिल्कुल खत्म करें, मिनिमाइज करें, जिससे रसिया के पास कोई भी लीवरेज ना रहे। तो उनके पास तरीके क्या हैं? तरीके बिल्कुल सिंपल हैं कि पहली बात तो उन्होंने जो नॉन रशियन सोर्सेज हैं ऑयल के लिए, तो उनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का इशू नहीं है, प्राइस का इशू हो सकता है, उसमें अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। दूसरी बात, जो ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बात, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनके पास तो अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव डेवलप करने में उनको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, बट ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन दिस। सिंपल सी बात है, उनको पता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, तो उनको लीवरेज को अपने बना के रखना पड़ेगा। राइट नाउ दैट लीवरेज इज विद रशिया। अब एक जो मेन प्रॉब्लम इंडिया को आ सकती है, वो आ सकती है कि दिसंबर 22 के बाद जो शिप्स ऑयल कैरी करते हैं रशिया से इंडिया को, उनका जो इंश्योरेंस है वो यूरोपियन कंपनीज करती हैं। तो एज फार एज सैंक्शंस आर कंसर्न, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दिसंबर 22 के बाद ये जो इंश्योरेंस है ये बंद हो जाए। उस हालत में इंडिया को ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो ये इंडिया के कुछ कंपल्सन्स हैं जो बाकी लोगों के लिए समझने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन कंपल्सन्स को समझेंगे तो फिर आप इंडिया की सिचुएशन को अच्छी तरह अप्रिशिएट कर पाएंगे और वाया मीडिया भी निकाल पाएंगे। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि दिसंबर 22 के बाद जो रशिया से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसके बारे में शिपिंग कैसे शेप अप करेगी, स्पेशली जो इंश्योरेंस पार्ट है, उसकी वजह से इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट करना चाह रहा है रशिया से। और ये 1% से 18% ऑलरेडी बढ़ चुका, मतलब हमारा जो टोटल इंपोर्ट है अभी रशिया से ऑयल का ऑलमोस्ट 18% हो चुका। एंड ऑफ कोर्स देखो, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आफ्टर ऑल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या रह रहा है। ये तो एक फैक्टर हो गया। अब जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इस लड़ाई को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, वो इस लड़ाई को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि इट इज ए बैटल बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। रशिया में ऑटोक्रेसी है, रशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो चाइना है, वहां पे भी लिटरली कम्युनिज्म है और ऑटोक्रेसी है। और तीसरे नंबर पे अगर आप कहें तो फिर
ईरान उनके साथ है और वो भी एक तरीके से आप ऑटोक्रेसी, इस्लामिक ऑटोक्रेसी आप कह सकते हैं। तो अगर इंडिया एक एम्बिगुइटी वाली पोजीशन लेता है या फिर ओपनली उनके साथ नहीं आता, तो उस हालत में जो हाई मोरल ग्राउंड है वेस्टर्न ब्लॉक की, वो खत्म हो जाती है या उसमें कंप्रोमाइज आता है। तो वो उनको थोड़ा सा अनईजी वो अपने आप को महसूस करते हैं। और यही रीजन है कि जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है उसने जो स्टेटमेंट दिया कि यूएनओ के थ्रू कश्मीर का रिजोल्यूशन में रोल होना चाहिए एंड ऑल दैट, इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं ये बेसिकली बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं होती, बट दे सर्व एज ए इरिटेंट और ये पॉइंटर होते हैं। तो जर्मनी भी एक पॉइंटर दे रहा है कि लुक, यू ought टू कम विद अस, बट इंडिया, एज आई एक्सप्लेन, जो इंडिया के कंपल्सन्स हैं उसमें एकदम इस तरह का स्विचिंग ओवर अगेंस्ट रसिया ये पॉसिबल नहीं है। उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और अभी तक जो सिग्नल मिल रहे हैं उसमें यूएसए भी यही कह रहा है कि यस वी अंडरस्टैंड इंडियाज कंपल्सन्स। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। और क्वाड को अगर इंडिया ये भी कहता है कि ये नॉन मिलिट्री अलायंस है, इसके बावजूद भी एज वी सी टुडे मालाबार एक्सरसाइज होती है, वो नेवल एक्सरसाइज है जिसमें नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो कल की डेट में अगर क्वाड एक ऐसा एशियन नाटो की तरह डेवलप होता है तो किसी को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो डाउट दैट ऑल द फोर नेशंस दे आर वेरी वेरी सीरियस अगेंस्ट चाइना। एंड इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि क्वाड इज बेसिकली चाइना स्पेसिफिक। क्वाड या इसके जो मेंबर्स हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि चाइना इंडो पैसिफिक में डोमिनेट करे, और उसमें ऑफ कोर्स ताइवान फैक्टर भी है। मोदी हैज बीन इनवाइटेड फॉर G7+5 मीटिंग, इट हैज बीन फ्रूटफुल मीटिंग। तो ऑब्वियसली अगर कोई ये सोचता है कि इस इशू के ऊपर इंडिया को वो आइसोलेट कर देगा तो वो बहुत बड़ी भूल होगी। इनफैक्ट राइट नाउ द वे वी लुक एट द सिचुएशन, both the parties, that is Russia as well as Western Bloc, East and West, they are trying to basically approach India to come into their group. India is being approached by all, और इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन जो उसने ली हुई है, आप उसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कह सकते हैं या फिर अगर आप इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट्स की पोजीशन को ले तो वो कहते हैं कि हमने तो अपना इंटरेस्ट देखना है, वी आर लुकिंग आफ्टर आवर इंटरेस्ट। सो ये एक सिचुएशन है राइट नाउ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया आफ्टर ऑल कितने दिनों तक इस सिचुएशन को मेंटेन रख सकता है। So it is very important to find out what is the relationship between EU, NATO on one side and China on the other side. जो नाटो है उसने उसको एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया है कि चाइना इज ए चैलेंज। जहां तक ईयू की बात है वो उसको सिस्टमिक राइवल के तौर पे ट्रीट करता है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो चाइना के लिए बहुत फेवरेबल मुझे नजर नहीं आते। एंड दैट इज ए गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज अगर चाइना लद्दाख में बैठा है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही और कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस हैं। There are two relationships which are very very important, and first relationship is between Russia and India and second relationship is between Russia and China. As far as the EU is concerned, it's very simple. Russia India relationship is less threatening to them economically as well as militarily rather than the relationship between Russia and China. That relationship economically and militarily is very very threatening to EU as well as to NATO. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अलावा अगर आप देखिए ईयू के साथ क्या हो रहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का एक गठन हुआ है ईयू और इंडिया के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा G7 ने जो स्टेटमेंट दिया है चाइना ने उसको क्रिटिसाइज किया है। और क्या उन्होंने कहा है कि इट इज बेसिकली एन एफर्ट टू डिवाइड द ब्रिक्स, जिसका इंडिया मेंबर है। तो इंडिया के लिए बड़ी यूनिक सी पोजीशन है कि ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी वो मेंबर है।
और चाइना का ये इंटेंशन है कि किसी न किसी तरीके से जो चाइनीज लेड अलायंसेज हैं, जैसे ब्रिक्स है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है जब तक इंडिया साथ में ना आए। अब ये जो मैं इक्वेशन आपको बता रहा हूं, इस इक्वेशन में आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चेंज आ सकता है? यस, आ सकता है। और वो सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो पहली जो सिचुएशन है वो तो ये है कि नाटो ने जैसे चाइना को एक चैलेंज के तौर पे उसके लिए वर्डिंग की है, तो उसमें ऐसा लगता है कि नाटो को लगता है कि अटलांटिक ओशन में भी चाइना उसको थ्रेटन कर रहा है। जिस तरीके से यूरोप में, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट चाइना इज गोइंग टू लुक फॉर, और चाइना ये चाहेगा कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें उसकी डोमिनेंस बनी रहे। और नाटो के लिए ये बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक में आके वो चाइना को कंटेन करे, और उसमें जो उसका फलक्रम बनेगा वो इंडिया ही बनेगा। तो इंडिया बेसिकली अगर आप देखो, आइदर इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ एशियन नाटो, और क्वाड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू नाटो, और एशियन नाटो फॉर दैट मैटर, और प्रॉब्ली नाटो इज एक्सटेंडेड और उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तीनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जो चाइना को किसी न किसी तरीके से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दिस वेस्टर्न ब्लॉक इंक्लूडिंग यूएसए दे मेक some noises, vis-a-vis India regarding its oil import from Russia, किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को वो डिसरिगार्ड कर सके। ठीक है, इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसके कंपल्सन्स हैं, वेपन्स एम्यूनिशन की डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, दे ऑल नो इट हर्ट टू हर्ट, बट ऑब्वियसली सिंस दे आर प्लानिंग ए लॉन्ग टर्म वॉर, दे वांट इंडिया टू रिड्यूस और मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। अब वो दो तरीके इसके हो सकते हैं कि वेपन्स एम्यूनिशन आप वेस्टर्न ब्लॉक से लीजिए, उसके लिए फाइनेंशियल टर्म्स ऑब्वियसली आड़े आएंगी, क्योंकि जो रशियन वेपन एम्यूनिशन है वो सस्ता होता है। दूसरी बात, जहां तक ऑयल की बात है, आप इंटरनेशनल प्राइसेस को आप अगर कम करेंगे तो इंडिया विल बी in a position to import or purchase the oil from international market rather than from Russia. But इसमें एक टाइम स्पैन लगेगा, ये चीजें एकदम नहीं होने वाली है। अब इसमें दो कॉन्टिजेंसी आती हैं, मतलब पहली बात तो यह है कि what exactly India is looking for, how the world order should be shaped up. It should be a single superpower, or there should be various superpowers, and India being one. Obviously, India would like to do that. सो इंडिया की ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि यस, द वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर, और इस बात में अगर आप देखें तो फॉर द टाइम बीइंग रशिया एंड चाइना दे हैव गॉट द सेम पोजीशन। ऑफ कोर्स दे पीपल हैव गॉट द डाउट अबाउट चाइना, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना की जो सिविलाइजेशनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रॉब्ली इट शुड बी द नंबर वन सुपर पावर, और बाकी लोग उनके सबसर्विएंट होने चाहिए। इट विल नॉट बी पॉसिबल, बट उनकी सिविलाइजेशनल रिक्वायरमेंट है। अब एक दूसरा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि रसिया जिस तरीके से यूरोप की सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग इंस्टांस लेके बैठा है, क्या चाइना की भी वो पोजीशन है इंडो पैसिफिक में या एशिया में? एशिया में सिचुएशन क्या है? एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ चाइना का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ में चाइना जितने भी कंट्रीज उसकी पेरिफेरी में हैं, 14 या 15 या जो भी उसके नेबर्स हैं, सबको किसी न किसी तरीके से अनस्टेबल करके रखता है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में, आप देखो हर जगह चाइना ने अपनी एक हैगमोनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है या कर चुका है। इंडिया बेसिकली मिलिट्री अलायंसेस के फेवर में नहीं रहता, और इसलिए आपने देखा होगा कई बार पॉइंटेडली हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि क्वाड इज बेसिकली नॉट ए मिलिट्री अलायंस, बट द फैक्ट रिमेन्स ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। और किन हालतों में ये सिचुएशन चेंज होगी? चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर दे, या फिर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, दोनों ही सिचुएशन में, या बाई एनी चांस
चाइना डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बिकॉज चाइना इज क्वाइट ए स्मार्ट प्लेयर। चाइना खुद भी मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, एंड फॉर द टाइम बिंग दे आर अवॉइडिंग अमेरिकन सैंक्शंस। उनकी जो कंपनीज हैं वो भी एक्चुअली रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रही हैं, तो दे आर ट्रेडिंग वेरी वेरी केयरफुली। मगर अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है या फिर ताइवान के ऊपर अटैक होता है, दोनों ही सिचुएशंस में पूरी इंटरनेशनल डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। उस हालत में इंडिया की पोजीशन बहुत वल्नरेबल होने वाली है, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस टाइम पे इंडिया कैन से यस टू द एशियन नाटो, और प्रोबब्ली invitation to NATO, or probably Quad may be converted into Asian NATO. All the possibilities are there. And in that situation, depending upon what is the role of Russia, कि रसिया चाइना की जो रिलेशनशिप है वो किस तरह शेप अप करती है, एज द वार प्रोलॉन्ग्स, एज द वार प्रोलॉन्ग्स, what international experts are saying that somehow China will be involved, because China is very keen to change the international or global order in which America has got the major say. China is very keen, and for that, to achieve that thing, probably it can take some military action in Taiwan. Probably लद्दाख में अभी उस पोजीशन पे वो नहीं है, एंड बिकॉज probably India can also react very very aggressively in case China attacks. But vis-a-vis Taiwan, they have got solid aggressive postures. और अभी आपने अगर नोट किया हो तो अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उनके प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है वो रूल्ड आउट नहीं है। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो ऑब्वियसली उस हालत में इंडिया की जो पोजीशन है वो चेंज होने वाली है। वेदर रशिया विल बी इन एग्रीमेंट विद दैट और नॉट, India will explore its options very, very carefully, and it should. There is no doubt about that. और मुझे नहीं लगता कि उस हालत में इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक से दूर रह पाएगा। Quad will certainly be going to be a military alliance in that situation. That is one possibility. I hope you liked this narration. Thank you so much for watching. I will see you in next video.